लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था? आई गेस हमने कंप्लीट कर लिया था ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। इसी तरह का सिर्फ बच गया है कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम करना। आज लेक्चर के आखिरी में बेटा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे रिमाइंड कर देना, आई एक्सप्लेन दैट। ओके सर। ठीक है। एसएचएम पे मैंने अभी तक डीपीपी दिया नहीं है, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर एग्जामिनेशन टू गेट ओवर। उसके बाद मैं एसएचएम पे डीपीपी दूंगा। मीनवाइल यू कीप रिवाइजिंग द टॉपिक, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले कभी नाम सुना है इस टॉपिक का? कभी पहले सुना है इसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक? ओके, व्हाट इज दिस बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली होता क्या है? Sir, it is the force between two charges, right? It is a force between two charges. Okay, fine. देखिए, ये electrostatics, this comes under a branch of physics which is called electromagnetism, है ना. This comes under the branch of physics that is called electromagnetism. So electromagnetism एक फिजिक्स का एक सेक्शन है, एक ब्रांच है, जिस ब्रांच के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है आज। अच्छे से ध्यान से समझना, दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। ऑसिलेशन तो थोड़ा एडवांस था, बट ये आपके रेंज में रहेगा, पे अटेंशन। और जैसे तुम्हारा स्कूल एग्जामिनेशन ओवर होगा मुझे इन्फॉर्म करो, आई विल जस्ट गिव यू डीपीपीज ऑन दैट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स that comes under a section which is called electromagnetism, है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये एक फिजिक्स का सेक्शन है जिसके अंडर ये टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, राइट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो सेक्शन है फिजिक्स का, इसमें हम चार्ज के बारे में डील करते हैं। किसके बारे में डील करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेक्शन में व्हाट वी डील इज चार्ज, है ना, लाइक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, है ना. तो चार्ज के बारे में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये फिजिक्स का वो सेक्शन है जिसमें हम चार्ज के बारे में डील करते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्चुअली सेक्शन बहुत नया है, 19th सेंचुरी में इसको डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, राइट. सो इट्स एंटायरली डिफरेंट टॉपिक। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था वो न्यूटोनियन फिजिक्स था, मतलब फिजिक्स गिवन बाय न्यूटन, और वहां पे हम पार्टिकल के बारे में डिस्कस करते थे। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg। सो देयर वी डील विद द पार्टिकल, यानी मास के बारे में हमने उधर कॉन्सेंट्रेट किया था। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो सेक्शन है जहां पे हम मास के बारे में डील नहीं करेंगे। हियर विल बी डीलिंग अबाउट चार्जेस। डिफरेंस समझ में आया? मैकेनिक्स में या न्यूटोनियन फिजिक्स में हम मास के बारे में डील करते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो सेक्शन है इसमें हम मास के बारे में डील नहीं करेंगे। हियर विल बी डीलिंग अबाउट चार्जेस। इज इट क्लियर? विषय समझा बेटा व्हाट आई एम सेड? यस सर। ओके, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो चार्ज के बारे में डील करता है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज के 3 डिफरेंट कंडीशंस होते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। जो पहला कंडीशन होता है दैट इज चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट मतलब चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट में है चार्ज। और अगर चार्ज रेस्ट में है तो उससे रिलेटेड जो फिजिक्स होगा दैट इज अ डिफरेंट, दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना. और अगर चार्ज रेस्ट में होगा बेटा, सो इट विल ओनली जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिर्फ क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। सो व्हेनेवर द चार्ज इज एट रेस्ट, जब चार्ज मेरा रेस्ट में है, वो सिर्फ क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहला सेक्शन हो गया। दूसरा जो सेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इन दिस सेक्शन चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरे सेक्शन में चार्ज
मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये दूसरा सेक्शन हो गया। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पहला सेक्शन है उसमें चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो दूसरा सेक्शन है उसमें चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये करंट बनता है। और इस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, राइट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका चार्ज का बहुत सारा कंडीशंस होगा। द फर्स्ट वन इज चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट में है, सो दैट चार्ज विल जनरेट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। द सेकंड कंडीशन इज चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तब वो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा कंडीशन है चार्ज इन एक्सिलरेटेड और रिटार्डेड मोशन। थर्ड जो कंडीशन है इसमें, चार्ज मेरा एक्सिलरेटेड और रिटार्डेड मोशन में है, मतलब चार्ज का स्पीड या तो बढ़ रहा है या तो चार्ज का स्पीड घट रहा है। इस केस में चार्ज जो बनाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, तो श्योर है, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही। उसके साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और इसके साथ साथ वो एक तीसरा चीज नया लेकर आएगा विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Am I clear? शुभम समझा बेटा what I said? Yes sir. Super. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ सेक्शन ऑफ फिजिक्स जिसमें हम चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज का तीन कंडीशन, रेस्ट में, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या एक्सेलरेट या रिटार्ड कर रहा है। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो वो सिर्फ क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब वो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट इज कॉल्ड करंट ऑफ कोर्स। थर्ड केस में जब चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड या रिटार्डेड मोशन में होगा, इन दैट केस इट विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एम आई क्लियर? यही पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और इसी तीनों स्टेट में हमें पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स को पढ़ना है फ्रॉम हियर टिल पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको यहां से स्टार्ट करना और पीजी तक ये पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक। और फिर बाद में जब आप जाके आगे चल के रिसर्च करोगे, व्हेन यू गो टू आईआईटी और उसमें आप और भी जब फिजिक्स में जाओगे तो आपको बहुत सारे कुछ इसमें और करने को मिलेगा, बट हमें सिर्फ बेसिक ऊपर का नॉलेज लेना है तीनों केसेस में। पहली बात समझ में आया सभी को कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? समझा सभी को हम क्या पढ़ने वाले हैं? राइट? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सा होता है मालूम है कुछ? Risha, do you know which are electromagnetic waves? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सा होता है पता है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें होता है गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, गामा रे, एक्सरे, एक्सरे हम लोग मेडिकल में यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट जिसमें आपका 7 प्राइम कलर्स होता है, विजिबल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये विजिबल लाइट। उसके बाद इंफ्रारेड, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव ओवन हम लोग घर में यूज करते हैं, उसमें यही वेव होता है, माइक्रोवेव, एंड आखिरी में रेडियो वेव्स। तो विजिबल लाइट के बाद क्या है? विजिबल लाइट के बाद इंफ्रारेड, IR, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, या इसको ऐसे बोलते हैं इंफ्रारेज, इंफ्रारेज। सो गामा रे, एक्सरे, एक्सरे हमारा मेडिकल में बहुत यूज होता है, सुना होगा डॉक्टर बोलता है एक्सरे करवाना पड़ेगा, दैट इज दिस एक्सरे। ये हमारे बॉडी में पेनिट्रेट करता है और बाद में वो बोन्स का इमेज निकालता है फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर,
सो गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट, इसमें हमारे 7 प्राइम कलर्स होंगे, विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दीज आर 7 प्राइम कलर्स। उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन होता है, उसमें यही माइक्रोवेव यूज में होता है। एंड लास्टली इज रेडियो वेव्स। एक्चुअली अब मैं थोड़ा सा अगर डिटेल बताऊं, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। माइक्रोवेव में एक क्लिस्ट्रॉन नाम का एक डिवाइस लगा होता है, क्लिस्ट्रॉन, KLYSTRON। सो आपके माइक्रोवेव के अंदर एक क्लिस्ट्रॉन नाम का डिवाइस होता है। उस क्लिस्ट्रॉन डिवाइस में हम एक इलेक्ट्रॉन को रैपिडली डी एक्सेलरेट करते हैं, बहुत तेजी से डी एक्सेलरेट करते हैं। डी एक्सेलरेट आपको समझ में आ रहा होगा। सो क्लिस्ट्रॉन जो आपके माइक्रोवेव में एक डिवाइस अटैच्ड होता है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से डी एक्सेलरेट करते हैं। And due to the rapid deacceleration of electron, it generates electromagnetic wave. Am I clear? So these are the electromagnetic series. इसमें बाद में चल के बताऊंगा, अभी नहीं। इसका फ्रीक्वेंसी कैसे घटता बढ़ता है, वेवलेंथ कैसे क्या होता है, we'll talk about this afterwards. Am I clear everyone? So आप देखो, आज से हम एक नया सेक्शन, पूरा नया फिजिक्स पढ़ेंगे आज के बाद। दिस फिजिक्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि इसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में डील करते हैं। और चार्ज का 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन है कि चार्ज रेस्ट में है, वो सिर्फ क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा कंडीशन है कि चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब वो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि चार्ज इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, या तो उसका वेलोसिटी बढ़े, और डी एक्सेलरेटेड मोशन, या तो उसका वेलोसिटी घटे। इन दैट केस इट विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे बाउंड्रीज है, बट वो सब ओमिट करके आपको इन जनरल बता रहा हूँ। एम आई क्लियर? इशिता, शुभम, दिया, क्लियर है? Yes, sir. ओके, आयशा, निमय, क्लियर है सब कोई पॉइंट? यस। सुपर। अब देखिए, लिख लिया सब लोग? लिख लो पहले, फिर आगे बात करते हैं। लिखने के बाद मुझे बताओ, देन विल टॉक। चलो डिस्कस करें। आज हम जो स्टार्ट करेंगे जो सेक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पहला सेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। सो नाम से क्लियर है भाई कि इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया चार्ज एट रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ब्रांच है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में रहेगा तो उसके बारे में हम डील करेंगे, है ना। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन विच वी डील अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। एम आई क्लियर? सो इसमें हम डील करेंगे चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। ओके, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो ये चार्ज पार्टिकल क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा या मैग्नेटिक फील्ड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? सो विल जनरेट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए चार्ज पार्टिकल को मूव करना पड़ेगा। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है। इशिता, शुभम, क्लियर दोनों को? Yes, sir. शुभम क्लियर है? यस सर। ओके, इसके आगे मैं प्रोसीड करूं उसके पहले कुछ हम चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। हेडिंग दो, डिस्कशन अबाउट चार्ज। पहले चार्ज तो समझ लेते, फिर चार्ज का बिहेवियर देखेंगे। डिस्कशन अबाउट चार्ज।
बहुत बेसिक से उठाऊंगा, धीरे धीरे हम ऊपर चलते जाएंगे। चार्ज कितने टाइप का होता है? हाउ मेनी ऑफ टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर? 2, कौन कौन सा? negative and positive. करेक्ट। सो चार्ज बेसिकली दो टाइप का होता है, आपको ऑलरेडी मालूम होगा। एक होगा हमारा कौन सा चार्ज बेटा? पॉजिटिव चार्ज, एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ओके, सो चार्ज दो टाइप का हो गया, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, सबसे छोटा फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज बोलो 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 सब लोग। शुभम कौन सा है बेटा सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज? I didn't understand the question. Which one is the fundamental positive charge? Protons. Yes, superb. हालांकि प्रोटॉन से भी और भी छोटा आ गया है, अब क्वार्क एंड डाउन क्वार्क आर देयर, बट दैट इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस। जब आपको रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेगा, बट हमारे लिए फॉर अस सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज यानी फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज विल बी प्रोटॉन। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई विल राइट हियर। सो फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज, फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज हमारे लिए प्रोटॉन होगा। फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज जो हमारे लिए होगा दैट विल बी प्रोटॉन। ओके, नाउ व्हाट इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन? एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? बोलिए, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? इशिता, डू यू नो दिस बेटा? What is the mass of one proton? See, एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 into 10 raised to 27. Yeah. minus 27. 27. 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg is the mass of one proton. That is the mass of one proton. एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? Is minus of 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. This is the charge on one proton. प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पे, मैंने माइनस क्यों लिख दिया? प्रोटॉन पे चार्ज हमारा प्लस होता है, and that is equal to plus of 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb is the charge on one proton. और एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 into 10 raised to power minus of 27 kg is the mass of one proton. ओके, फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज कौन सा है? फंडामेंटल Electron. नेगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। हालांकि इससे भी छोटा है, वही अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, -2/3e एंड +1/3 आर देयर चार्जेस। खैर, लेकिन हमारे लिए जो सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा? व्हाट इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन? कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास? इज इट 9.1 into 10 raised to power minus of 31 kg? Is this the mass of one electron? है ना? 9.1 into 10 raised to power minus of 31 kg is the mass of one electron. Now what is the charge of one electron? Exactly the same as proton, but this is in negative. So electron, proton पे चार्ज प्लस होता है, प्लस 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, माइनस ऑफ 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. तो ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। Is it okay? Yes. Okay. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ज्यादा हेवी कौन है, भारी कौन है? किसका मास ज्यादा है? Proton. प्रोटॉन का। क्या ध्यान रखना है ये बातें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे सेम अमाउंट में फोर्स लगाता हूँ तो ज्यादा जल्दी एक्सेलरेट कौन करेगा? प्रोटॉन जल्दी एक्सेलरेट करेगा कि इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेलरेट करेगा?
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसलिए ज्यादा मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होता है, इसलिए ज्यादा करंट इलेक्ट्रॉन फॉर्म करता है. सो वी नो फ्रॉम हियर दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है. एग्रीड? Am I clear, everyone? yes sir Chalo, super. Shubham, Naisa, clear all of you? Yes. Okay, fine. अंकिता, त्रिशा, क्लियर है बेटा सबको? ओके. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया हम चार्ज के बारे में पढ़ने वाले. और चार्ज किस में है इलेक्ट्रोस्टैटिक में? रेस्ट में है कि मूव कर रहा है कि एक्सेलरेट कर रहा है? Rest. रेस्ट में है. और अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक में रेस्ट में है तो क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की दोनों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? Electric field. ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. ग्रेट. अब जरा देखिए, हो गया लिख के यहां तक सभी का? सर आपने क्या बोला था अभी क्या डिस्कवर हुआ है? क्वार्क, QUARK, क्वार्क. अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क. अप क्वार्क इज +2/3, डाउन क्वार्क इज -2/3. Sir, बोले बेटा. neutral charge is not counted as a charge. Yeah, neutral object also has a charge, the same amount of positive and same amount of negative. So it So will not come under the types of charge. no, it will not. The net charge in that is 0, but of course it has charge. The same, जितने amount में plus charge है उतने amount में minus charge. Charges है, but net charge कितना है? 0. That will not come under charge. चार्ज सिर्फ दो ही टाइप का होता है, प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Okay, sir. क्लियर एवरीवन? विषय समझ में आया बेटा यहाँ तक पॉइंट? हाँ सर ओके. नेक्स्ट इज विल डिस्कस रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. अगला डिस्कस करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. ओके, मुझे बताओ प्लस चार्ज और प्लस चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? रिपेल और माइनस चार्ज एंड माइनस चार्ज? रिपेल Repel. प्लस और माइनस? अट्रैक्ट Attract. So the thing is कि charges of same nature will repel each other, whereas charges of opposite nature will attract each other. पहला point. You know, but फिर भी मैं लिख देता हूँ. Charges of same nature will repel each other, whereas charges of opposite nature will attract each other. Yes or no? चार्जेस अगर आपके सेम नेचर के, मतलब प्लस और प्लस है, रिपेल, माइनस और माइनस है, रिपेल, प्लस और माइनस है, अट्रैक्ट. यस और नो? Am I clear what I said? से प्लस और प्लस, अगर आपके पास दो चार्जेस है और दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, प्लस और प्लस है, तो क्या करेगा? ये रिपेल करेगा. और आपके पास अगर माइनस और माइनस का, ये भी क्या करेगा? रिपेल करेगा. एंड इफ वी आर हैविंग प्लस एंड माइनस, तो ये क्या कर लेगा? एक दूसरे के साथ में अट्रैक्शन का फोर्स लगा देगा. एग्रीड?
क्लियर है सभी को? हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रॉपर्टी। ये पहला प्रॉपर्टी था और बहुत सिंपल था, आपको पहले से पता भी होगा। इमेजिन करो कि मेरे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल का, एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में लेट्स अज्यूम कि मेरे पास 7 प्रोटॉन है and we have 7 electrons also for this. And in the second case let's assume that we are having 4 proton and we are having 4 electron as well. So इस केस में मेरे पास 4 प्रोटॉन भी है और 4 इलेक्ट्रॉन भी है। So माइनस साइन लगा रहा हूं इलेक्ट्रॉन के आगे, and for proton we are having पॉजिटिव साइड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट A, दिस ऑब्जेक्ट इज B, लेट्स से कि ये जो ऑब्जेक्ट A है, एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट B को दे दिया, डोनेट कर दिया एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये ऑब्जेक्ट A एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट B को दे रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट A है वो कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? विल इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज कि नेगेटिव चार्ज? Positive. पॉजिटिव। अभी ये न्यूट्रल था, इसी तुम्हारा डाउट, इट वाज हैविंग 7 प्रोटॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों इस पे चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज क्या है? 0। सो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होने का ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज ही नहीं होगा, ऑफ कोर्स इट विल हैव चार्ज, बट नेट चार्ज विल बी 0, क्योंकि जितने अमाउंट में उसके पास प्लस है, सेम अमाउंट में उसके पास माइनस है, तो नेट चार्ज वो फॉर्म नहीं कर पाएगा। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस एटम ए पे कौन सा चार्ज एक्वायर हो रहा है? प्लस वाला चार्ज कि माइनस चार्ज? कौन सा चार्ज एक्वायर हो रहा है? जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उसके ऊपर कौन सा चार्ज एक्वायर हो रहा है? प्लस हो रहा है कि माइनस? पॉजिटिव, प्लस ई। और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है उस पे कौन सा चार्ज एक्वायर हो रहा है? Negative. नेगेटिव। सुपर। जितना अब एक बात समझिए, जो इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा विल हैव पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा दैट विल हैव नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। सो इलेक्ट्रॉन डोनर will be having positive charge, whereas electron acceptor will be having negative charge. लॉजिक से भी समझ में आ रहा है शुभम? यस और नो? Yes, sir. ओके, नाउ सी, अगर ये एटम ए, मान लो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया होता, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होता, इसके ऊपर क्या चार्ज बनता? इशिता क्या चार्ज बनता बेटा? अगर ये एटम 2 इलेक्ट्रॉन दिया होता, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन दिस? इफ +2. +2e। और इसके ऊपर क्या चार्ज बना होता? -2e. माइनस ऑफ 2e। यस, करेक्ट। सो यहां से मुझे वो पॉइंट समझ में आ रहा है, प्लस ऑफ 2e एंड माइनस ऑफ 2e। अब जरा मुझे एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए, सोच समझिए, इज इट पॉसिबल कि ये एटम इसको 1.5 इलेक्ट्रॉन तोड़ के दे दे? ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? या आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ के डोनेट कर दे? इज इट पॉसिबल? विषय सोच के बोलना। मैंने क्या बोला आपको कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये एटम ए एटम बी को 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दे, या 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दे, या 0.5 इलेक्ट्रॉन दे दे? ऐसा पॉसिबल है? हाँ। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि क्या जब चार्ज ए से बी को ट्रांसफर होगा तो वो चार्ज का ट्रांसफर हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ही हो सकता है, इंटीग्रल नंबर में ही होगा, either 1, either 2, either 3, either 4, either 5, 1.4, 1.5, 1.7। सर लेकिन क्यों, मतलब अब सोच के देखो, सबसे छोटा चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से कोई छोटा चार्ज होता है क्या? अगर हम इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पकड़, हालांकि अभी क्वार्क है बट क्वार्क को नहीं पकड़ेंगे हम लोग, विल हैव इलेक्ट्रॉन ओनली। सबसे फंडामेंटल चार्ज हमारे पास क्या है नेगेटिव में? इज इट इलेक्ट्रॉन? क्या? नाउ इफ इट इज इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे, इफ आई ब्रेक इलेक्ट्रॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन से और भी छोटा चले जाएंगे। है क्या ऐसा पॉसिबल? इज इट पॉसिबल ऋषय? नहीं, ऑफ कोर्स। मतलब जो भी हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे वो इंटीग्रल नंबर्स में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लो मेरे पास 100 रुपीज है और मेरे पास 1-1 रुपए का कॉइन है, 1 रुपए के कॉइन से कम नहीं है। मैं मिनिमम कितना दे सकता हूं तुम्हें? इज इट 1 रुपीज? अब 1 रुपए को आधा तोड़ के देने का कोई रेलेवेंस बनता नहीं है ना।
if I'm having 100 rupees and all in a single 1 rupee coin, एक रुपए के कॉइन में मेरे पास 100 रुपीज है, और if I want to give you, so मैं आपको मिनिमम कम से कम कितना दे सकता हूँ? 1 रुपए, उससे कम तो दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे 1 रुपए से कम देना होगा then I'll have to break the coin, और breaking the coin is not possible, फिर उसका कोई रेलेवेंस बनता नहीं. Agreed what I said? The same thing here. जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, वो आइदर एक कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होगा, या ज्यादा से ज्यादा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप कर सकते हो करो, लेकिन जो भी चार्ज का ट्रांसफर होगा, क्या वो इंटीग्रल नंबर में ही होगा? आइदर 1, आइदर 2, आइदर 3, आइदर 4, 1.5, 2.5, 3.5 इज नॉट पॉसिबल. हाँ या ना? इशिता, इज इट क्लियर? शुभम, दिशा, क्लियर है बेटा तीनों को पॉइंट? I didn't understand the reason. The reason is we are having a entity, smallest entity is electron. तो क्या मैं smallest entity को और भी तोड़ सकता हूँ क्या? फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो कम से कम अब तुम कितना ट्रांसफर कर सकते हो? जो आपका लोएस्ट होगा, विच इज इलेक्ट्रॉन. इससे छोटा तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, वी कांट ट्रांसफर. Got the reason? Yes, sir. पक्का कि डाउट है? मुझे पूछो दोबारा, I'll repeat it again. Sir, got it. Okay. Implies what? That I want to say कि चार्ज का जब भी ट्रांसफर होगा, that will be an integral number. So charge will be transferred as plus minus of Ne, where E is the smallest charge. अगर प्रोटॉन पे होगा तो प्लस, इलेक्ट्रॉन पे होगा तो माइनस. That's why मैंने in general प्लस माइनस लिखा है. So E is the smallest charge possible. If it is proton, it will be plus C. If it is electron, it will be minus C. Right? And here N can be only integer. ये इंटीजर के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है. इट कैनॉट बी होल नंबर, इट कैनॉट बी इन फ्रैक्शन, पॉसिबल ही नहीं है. ये जब भी होगा इंटीजर ही होगा. दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड लॉ ऑफ, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है चार्ज का, कि चार्ज हमेशा ट्रांसफर होगा, वो इंटीग्रल नंबर ऑफ ई में होगा, आइदर 1, आइदर 2, आइदर 3, आइदर 4, आइदर 5. इट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शंस. चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं हो सकता, और इस प्रिंसिपल को हम करते हैं लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इट्स अ लॉ बेसिकली. So what is that symbol? हाँ, So what is that symbol in that equation? दिस यू वांट टू से, कौन सा सिंबल? एन पूछ रहे हो क्या? No, sir. Before the equal to sign, LHS. I can't hear you better. Repeat again. Sir, in the LHS, that symbol that looks like theta type. This theta is charge. If you want, you can write it as Q. Theta nahi, it's a Q. So Q is a charge basically. So charge can be transferred in integral number. This is not theta, this is charge basically. Charge is Q is equal to plus minus of Ne, where N stands for integer here. And this principle is called law of quantization of charge. So I'll give the statement also. So, Nimay, समझ में आ रहा बेटा तुम्हें ये point? Sir, once can you go back? फटाफट इसको मैं Done, sir. Okay, done. Yes, sir. So this was the principle of law of quantization of charge. So we'll make a statement here.
स्टेटमेंट क्या कहता है? So statement says law of quantization of charge states that charge can be transferred in integral number. Charge can be transferred in integral number. है ना, चार्ज हमेशा इंटीग्रल नंबर में ट्रांसफर होता है. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. तो अभी कोऑक्स की डिस्कवरी के बाद ऐसा हो सकता है कि इंटीग्रल नहीं भी हो. हाँ, तो फिर वो 2/3e के रेशियो में एक्चुअली मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे इन जनरल पूछता हूँ, आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा है क्या? एनीवन हैज सीन द इलेक्ट्रॉन? ऐसा किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा है आज तक? नॉट पॉसिबल. सो दिस इज ऑल अ स्टोरी, एक हाइपोथेसिस है, और ये हाइपोथेसिस के बेसिस पे दुनिया में जो भी फेनोमेना हो रहे हैं वो सेट हो जा रहे हैं. इसलिए हम अभी ये थ्योरी को पढ़ रहे हैं. इन फ्यूचर हो सकता है ये थ्योरी मोड चेंज होगा, बट हालांकि इसके फेवर में इतने सारे प्रूफ्स मिल गए हैं कि अब ये पक्का हो गया कि ये थ्योरी इज राइट. बट बेसिकली दिस इज अ स्टोरी, एक कहानी है, और इस कहानी पे जितने भी फेनोमेना हो रहे हैं हमारे आसपास में वो सब सेट हो जाते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं. लेकिन हाँ, इन फ्यूचर अगर आप इससे छोटा चार्ज बना पाओगे आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ क्वार्क एंड ऑल दैट, तो ऑब्वियस ही बात है, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड इन दैट इंटीग्रल नंबर. इज इट क्लियर नाइसा? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, सोच समझ. Sir, हाँ बोलो बेटा. sir, you told that now they have found that there is a smaller fundamental quantity than electron. Yeah. So does it mean that now it can, like, if it can be broken and then transferred? That's what I was saying. Electron, no one has seen the electron, first of all, number one. Number two, from today's analysis, ऐसा रिसर्च पेपर में आया है, एंड दिस इज देयर, टेक्स्ट बुक में भी अभी आ गया, बहुत सारे बुक में, फॉरेन ऑथर के भी बुक्स पढ़ोगे उसमें भी आपको मिलेगा, दैट इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्जेस हैं फंडामेंटल. इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल नहीं है, उससे भी छोटे फंडामेंटल चार्ज है, which is quark. Then of course it can be transferred as an integral number of quark. इलेक्ट्रॉन को तोड़ के हम ट्रांसफर कर सकते हैं अगर हम लोग क्वार्क के एनालिसिस को एक्सेप्ट करें तो. लेकिन अभी भी टिल जेईई एडवांस हमारे करंट सिलेबस में हमारे लिए फंडामेंटल एंटिटी क्या होगा? नेगेटिव विल बी इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव विल बी प्रोटॉन. जिस दिन वो क्वार्क इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो ऑफ कोर्स ये थ्योरी चेंज होगा, और उस केस में हम क्वार्क के इंटीग्रल नंबर में चार्ज को ट्रांसफर कर पाएंगे. Okay, sir. सुपर, एक्सीलेंट. चलिए क्वेश्चन करिए जरा. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज का यूनिट कूलम होता है. सो कैलकुलेट number of electron in 1 कूलम ऑफ चार्ज. 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपसे पूछा गया है.
हाँ, करूं मैं? हाँ सर। मुझे पता है बाय द एनालिसिस Q इज इक्वल टू NE, दैट वी नो चार्ज इज इक्वल टू बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। सो अगर आप वही कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू NE, तो चार्ज मैंने आपको 1 कूलम बोला था, N आपको पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। मैं माइनस साइन इग्नोर कर रहा हूँ, माइनस साइन से बताता है कि दैट इज इलेक्ट्रॉन। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, सो व्हाट इट विल बी, n will be equal to 1 by 1.6 into 10⁻⁻⁹. This will go up, so n will be 10⁻⁻19 by 1.6. so यहाँ से point हटा दिया, this will be 10 here, so implies n will be 10 by 16 into 10⁻⁻19. so n will be this stands to be 100 by 16 into 10⁻18. इसको डिवाइड कर दोगे, मुझे याद है, इफ यू वांट यू कैन क्रॉस चेक विद द कैलकुलेटर, इट इज 6.25. सो n will be equal to 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो एक कूलम चार्ज में 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इमेजिन करो कितना ज्यादा है, सिर्फ एक कूलम में। आई एम सेइंग एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? Is it 6.25 into 10⁻18 electrons will be there in 1 coulomb of charge. Am I clear? इसे समझा बेटा what I said? एक कूलम चार्ज में 1 coulomb of charge will hold 6.25 into 10⁻18 electrons. कम नंबर है कि बहुत बड़ा नंबर है? बहुत बड़ा नंबर है, और ये सिर्फ एक कूलम में होता है, जस्ट इन 1 कूलम। शुभम समझ में आया बेटा? ओके, तो चार्ज का अभी तक हमने 2 प्रॉपर्टी देखा। पहला प्रॉपर्टी क्या देखा कि सेम नेचर का चार्ज रिपेल करेगा, ऑपोजिट नेचर का चार्ज अट्रैक्ट करेगा, नंबर 1 प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड इन इंटीग्रल नंबर, इंटीजर में ट्रांसफर होगा, 1 2 तोड़ के नहीं कर सकते ट्रांसफर। सो एक ये प्रॉपर्टी और एक वो प्रॉपर्टी, दोनों क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाइसा, दिया, त्रिशा, निमय, क्लियर सबको ये पॉइंट? यस सर। यस सर। सुपर। नाइसा तुम्हें क्लियर है, समझा है कॉन्सेप्ट? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। सो प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि मान लो बेटा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब क्या है इसका? आई एम सेइंग कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब ये बाहर से कट ऑफ हो गया सराउंडिंग से, ना यहाँ से चार्ज फ्लो करके बाहर जा सकता है, ना बाहर से चार्ज फ्लो करके अंदर आ सकता है, आइसोलेटेड है वो।
अलग कर दिया मैंने उसको। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम में लेट्स से कि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है। सो वी आर सेइंग कि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। लेट्स से कि ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है और ये ऑब्जेक्ट सी है। लॉजिक लगाना है, यहाँ दिमाग लगा के बात करना है। ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया कि इस सिस्टम से ना तो चार्ज फ्लो करके बाहर जा सकता है, ना बाहर से चार्ज फ्लो करके आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आ सकता है। और ऐसा मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, ए, बी एंड सी। ए के ऊपर पहले जो चार्ज था वो +9 कूलम का चार्ज था पहले। बी के ऊपर पहले चार्ज था +2 कूलम का। सी के ऊपर पहले चार्ज था +3 कूलम का, इनिशियली था। बाद में मैंने कुछ तो भी अंदर इवेंट किया। इवेंट करने के बाद ए पे चार्ज घट के +4 कूलम बच गया, बी पे चार्ज बढ़ के +5 कूलम हो गया। तो मुझे बताइए सी पे चार्ज कितना होगा आफ्टर डूइंग सम काइंड ऑफ इवेंट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैंने क्या पूछा है? इट्स आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम होने का मतलब है कि ना यहाँ से चार्ज फ्लो करके बाहर जा रहा है, ना बाहर से चार्ज फ्लो करके अंदर आ रहा है, बिकॉज दिस सिस्टम इज आइसोलेटेड। और इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स थे, ए, बी एंड सी। ए के ऊपर पहले चार्ज था 9 कूलम का, बी पे चार्ज था +2 कूलम का, सी पे चार्ज था +3 कूलम का। अंदर मैंने कुछ तो भी इवेंट किया, और कुछ तो भी इवेंट करने के बाद ए पे चार्ज बच गया +4 कूलम का, बी पे चार्ज आ गया +5 कूलम का। देन व्हाट विल बी द चार्ज ऑन सी आफ्टर डूइंग सम काइंड ऑफ इवेंट? कितना होगा? 5 कूलम। कैसे किया तुमने? So because the total charge will remain the same only, right? यस। सो इनिशियली कितना था? 9 + 2 11 and 11 + 3 is 14. अभी कितना हो गया? 5 + 4 9. So will it be +5 कूलम हियर? होगा। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज किया है? आई हैव यूज द प्रॉपर्टी कि फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। क्या मैंने ऐसा प्रॉपर्टी कुछ यूज किया यहाँ पे? हाँ सर। हाँ, so ये मेरा नया प्रॉपर्टी है। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है। Sir, I didn't understand. Which one? इस केस में मैंने क्या बोला? सी इनिशियली व्हाट द चार्जेस वी वर हैविंग। इसके ऊपर पहले मेरे पास कितना था चार्ज? +9। इस पे कितना था? +2। और इस पे कितना था? +3। सो 9 + 2 11, 11 + 3 इज व्हाट? वी वर हैविंग +14 कूलम चार्ज इनिशियली। और बाद में चार्ज कितना बच गया इसके ऊपर? +4 कूलम, +5 कूलम। सो +4 + 5 इज हाउ मच? +9 कूलम। तो पहले मेरे पास तीनों सिस्टम को मिला के +14 कूलम था, अभी इन दोनों के पास +9 कूलम हो गया। तो बचा हुआ चार्ज किसके पास रहेगा? विल इट बी फॉर द सी? +5 कूलम का चार्ज क्या सी के पास रहेगा? इसी तरह एंड हाँ, दैट्स व्हाट आई हैव सेड कि अगर मेरा सिस्टम आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा क्या रहता है बेटा? कंजर्व। एग्रीड? क्लियर? Yes, sir. शुभम, शुभम इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा तीनों प्रॉपर्टीज? Yes. ओके, आई विल रिपीट द 3 प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी था सेम नेचर का चार्ज रिपेल, ऑपोजिट नेचर का चार्ज अट्रैक्ट। प्रॉपर्टी नंबर 2, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड इन इंटीग्रल नंबर। सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। फाइन, एग्रीड एवरीवन? प्रॉपर्टी नंबर 4, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है? मुझे एक बात बताओ, मास वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? मास वेरिएबल है कि कांस्टेंट है?
Constant. कांस्टेंट, ओके। ऋषभ क्या है बेटा, मास वेरिएबल की कांस्टेंट? Sir, it depends, right? डिपेंड्स ऑन व्हाट? On the body. If it's a rocket, the mass would be variable. बाकी लोग इसी तरह क्या है, मास वेरिएबल? हाँ, Sir, mass can be constant also, it can be variable also. व्हेन इट इज वेरिएबल? So if for example you take momentum ka formula, it will be mass into velocity. So in that, if the velocity, the velocity is less than 10 raised to 6, then the mass will be constant. But if it is more than that, which is the velocity of light, if it is more than that, then mass is not constant. So from where has that relation came? From where we have got that relation? 10 raised to power 6, whatever you're saying, वो आया किधर से है? Okay. मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मास इज वेरिएबल, बेसिकली मास वेरिएबल होता है। हम जब बैठे हैं ना तो हमारा मास कुछ और होगा, जब हम दौड़ने लगेंगे तो हमारा मास कुछ और हो जाएगा। मास इज वेरिएबल एंड मास डिपेंड्स ऑन स्पीड बाय दिस रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? me is equal to m naught by under root of 1 minus of v square by c, theory of relativity, आइंस्टीन का इक्वेशन है। मैं उसका एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा ऑफ कोर्स। मास जो है me is equal to m naught by under root of 1 minus of v square by c square. This is the formula to calculate the mass dependence on variable. यहाँ पे ये जो टर्म है m naught, this is called rest mass. ये मेरा रेस्ट मास है, मतलब ये मेरा तब का मास है जब हम रेस्ट पे हैं। एंड दिस इज द मास me व्हेन वी आर हैविंग दिस वेलोसिटी v. ये मेरा me क्या है? मास एट वेलोसिटी v, राइट? बट होता क्या है कि डे टू डे लाइफ में हमारा वेलोसिटी कितना होता है? हम किससे चलते हैं? 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर So आवर। what is C? c is the speed of light. This c stands for speed of light, right? c is the speed of light. डे टू डे लाइफ में बेटा हमारा वेलोसिटी कितना होता है? 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अगर हम साउंड के स्पीड से भी चलेंगे तो साउंड का स्पीड कितना है? 340 मीटर पर सेकंड एयर में। सुपरसोनिक आई एम टॉकिंग अबाउट। और सुपरसोनिक का मतलब हो गया कि वो फाइटर प्लेन्स वगैरह चलता है। हम हमारा तो नॉर्मल तो 60-40 किलोमीटर पर आवर होता है, राइट? सो अगर हम सुपरसोनिक से भी चले तो सुपरसोनिक मतलब साउंड के स्पीड से थोड़ा ज्यादा, तो हमारा स्पीड कितना हो जाएगा उस केस में? देखो, अगर हम स्पीड ऑफ साउंड से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा स्पीड होता है 340 मीटर पर सेकेंड। मतलब 340 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब कि एक सेकेंड में आप कितना चलोगे? विल इट बी 0.34 किलोमीटर पर सेकेंड? वो भी हम कब? जब हम साउंड के स्पीड से चल रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फाइटर प्लेन्स। तो जब आप फाइटर प्लेन जैसा चलोगे, उसके स्पीड पे चलोगे, तब भी आप एक सेकेंड में सिर्फ 0.34 किलोमीटर ही चल पाओगे। एंड दैट आल्सो आई एम सेइंग, जब हम साउंड के स्पीड पे चल रहे हैं तब सुपरसोनिक है, तब की बात मैं कर रहा हूँ। योर स्पीड विल बी 0.34 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 0.34 किलोमीटर। लेकिन अगर आप लाइट के बारे में सोचो, अगर आप लाइट के बारे में डिस्कस करो, सो लाइट का स्पीड कितना होता है? लाइट का स्पीड कितना होता है? इज इट 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड? क्या ये लाइट का स्पीड होता है? पता है ना सबको, लाइट का स्पीड 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर सेकेंड में, so this will be v is equal to 3 into 10 raised to power 5 kilometer per second. Will it be? So initially it was having 3 into 10 raised to power 8 meter per second, and from there the speed had changed to 3 into 10 raised to power 5 of kilometer per second. मतलब लाइट एक सेकेंड में 3 into 10 raised to power 5 जा रहा है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और लिख दूं, so this my speed will be equal to ये जो स्पीड आ गया मेरा, दिस इज दिस
कितना हो गया सॉल्व करने के बाद? इज इट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड? है क्या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड? अब जरा मुझे बताओ, लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, 3 लाख किलोमीटर। और अगर हम साउंड के स्पीड पे भी चले तो 1 सेकेंड में कितना चल रहा है? 0.34 किलोमीटर। 1 किलोमीटर भी नहीं पहुंच रहे हम 1 सेकेंड में। अब मुझे बताओ कि लाइट के स्पीड में जो हमारा डे टू डे लाइफ में स्पीड होता है, क्या वो बहुत 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 कम है? इज इट वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू लाइट? हाँ या ना? तुम्हारे सामने मैंने डाटा प्लेस किया, तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा। और वो भी मैं साउंड के स्पीड पे चल रहा हूँ। मैं फाइटर प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ, सुपरसोनिक साउंड के स्पीड पे बात कर रहे हैं हम लोग, 0.34 किलोमीटर पर सेकेंड। तभी भी हम 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर नहीं पहुंच पा रहे, आधा किलोमीटर भी नहीं है, 0.34 किलोमीटर। लेकिन लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है। तो क्या हमारा जो स्पीड है वो डे टू डे लाइफ में हमारा स्पीड क्या लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है? डे टू डे लाइफ में जो हमारा स्पीड है v, इज इट वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट? c से क्या बहुत छोटा है? बहुत छोटा है, हाँ या ना? अब अगर ये v c से बहुत छोटा है तो क्या ये जो v स्क्वायर होगा, क्या ये v स्क्वायर c स्क्वायर से और छोटा हो जाएगा? अब सोच के देखो ना, v ही अगर c से बहुत छोटा है तो क्या v स्क्वायर c स्क्वायर के कंपैरिजन में और कम हो जाएगा? Yes, sir. अब अगर ये v स्क्वायर c स्क्वायर के कंपैरिजन में और कम हो गया तो कैन वी से कि ये जो v स्क्वायर बाय c स्क्वायर का जो रेशियो है, इज इट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0? आई एम नॉट सेइंग कि v स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बट v स्क्वायर बाय c स्क्वायर का रेशियो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर, क्योंकि v मेरा न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर मेरा बहुत कम है और डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है। सो अगर न्यूमरेटर बहुत कम है, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है, तो ये फ्रैक्शन विल बी क्लोज टू 0। हाँ या ना? सो v स्क्वायर बाय c स्क्वायर का रेशियो विल बी क्लोज टू 0। एग्रीड? एग्रीड एवरीवन? सो अगर ये v स्क्वायर बाय c स्क्वायर का रेशियो इफ इट इज क्लोज टू 0, अगर मैं यहाँ प्लेस कर दूं, सो व्हाट आई विल बी हैविंग that me is equal to m naught by under root of 1 minus of 0, क्योंकि ये v स्क्वायर बाय c स्क्वायर का रेशियो 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? me will be equal to m naught, और इसीलिए हम मास को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। सो याद है मैंने आपको न्यूटोनियन फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो न्यूटोनियन फिजिक्स में वी ट्रीट मास एज अ कांस्टेंट, और उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि हमारा स्पीड लाइट के स्पीड के रिस्पेक्ट में इतना कम होता है कि हमारे लिए मास का वेरिएशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, एंड देयरफॉर वी ट्रीट मास एज अ कांस्टेंट एंटिटी। इसलिए मास को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, बट एक्चुअली मास कांस्टेंट नहीं है, इट्स अ वेरिएबल क्वांटिटी। और मास किस पे डिपेंड करता है? तो मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। Am I making sense? लेकिन हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? वी ट्रीट मास एज अ कांस्टेंट एंटिटी, एंड व्हाई वी डू सो? क्योंकि हमारा स्पीड लाइट के कंपैरिजन में इतना कम होता है कि हमारे लिए मास कांस्टेंट रहता है, बट एक्चुअली मास कांस्टेंट नहीं हो, वेरिएबल है। समझ में आया मैंने क्यों मास को कांस्टेंट ट्रीट किया है? Yes, sir. सुपर सुपर। इसी तरह शुभम, इज इट क्लियर? Yes. Sir, once can you go to the previous slide after this? ओके। Done, sir. ऋषि समझा बेटा ये कॉन्सेप्ट क्यों हम मास को हाँ कांस्टेंट सर। पकड़ते हैं? हाँ, इट्स इंपॉर्टेंट है। नाइसा क्लियर? नाइसा क्लियर? समझा बेटा पॉइंट? लेकिन जब आप मैक्रोस्कोपिक, हाँ, जब आप मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे जाओगे, मतलब छोटे पार्टिकल पे डिस्कस करोगे, लेट्स हैव, मैं एक छोटा सा रफ कैलकुलेशन करके बताता हूँ। हालांकि कैलकुलेशन में बहुत फ्लॉज है, पर ठीक समझ में फिर भी मुझे आ जाएगा। अगर मैं एक रफ कैलकुलेशन करता हूँ, एंड दैट वी डू फॉर इलेक्ट्रॉन। सो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए
एक रफ कैलकुलेशन बनाता हूं इलेक्ट्रॉन के लिए। सो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए एक रफ कैलकुलेशन करूं एंड इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, जस्ट अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, just a force of 1 Newton. So what we can have, F is equal to mass into acceleration. Force मेरा 1 हो गया, मास है कितना 9.1 into 10 raised to power minus 30 into 1 into, हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ इसमें फ्लॉज है, बट ठीक हमें फिर भी एक एस्टिमेट आ जाएगा 31. सो मुझे एक्सेलरेशन कितना आ गया, is it 1 by 9.1 into 10 raised to power minus of 31. So will I have the acceleration as 1 by 9.1 into 10 raised to power 31 meter per second square, 10 raised to power 31. अब मुझे एक बात बताओ, ये एक्सेलरेशन कम है कि बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा। तो क्या इस केस में हम मास को कांस्टेंट बोल के ट्रीट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे मास को वेरिएबल देखना पड़ेगा? वेरिएबल देखना पड़ेगा। इसलिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जितने भी हैं, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, जो भी है, सो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए आप मास को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर पार्टिकल आपका मैक्रोस्कोपिक है, बड़ा पार्टिकल है, जस्ट लाइक वी, हम लोग हो गए, गाड़ियां हो गई, फैन हो गया, जो भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिंस उसका वेलोसिटी लाइट के कंपैरिजन में इतना कम है कि हम लोग मास को कांस्टेंट एज्यूम करके कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा उसकी वजह से एरर नहीं आएगी। ये समझना चाहिए पहले लॉजिक से। एक्चुअली मास कांस्टेंट नहीं है, एक्चुअली मास वेरिएबल है, राइट? लेकिन सिंस हमारा स्पीड लाइट के कंपैरिजन में इतना कम है कि हम अगर मास को कांस्टेंट एज्यूम करके भी कैलकुलेशन करें फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो हमें कैलकुलेशन में ज्यादा फ्लॉस या ज्यादा एरर नहीं मिलेगा, वो ऑलमोस्ट करेक्ट कैलकुलेशन होगा। लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हम मास को कांस्टेंट एज्यूम नहीं कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है आपके हाइड्रोजन बम का और न्यूक्लियर बम का, क्योंकि वहां मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू आइंस्टाइन इक्वेशन, एनर्जी मास कंजर्वेशन। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो अब इसमें एक रूल क्या था चार्ज के लिए कि मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी बट चार्ज विल नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। रूल क्या था? मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी बट चार्ज will not depend on velocity. मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है बट चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तभी भी उसके ऊपर उतना ही चार्ज होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तभी भी उसके ऊपर उतना ही चार्ज होगा, उसके चार्ज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हाँ बोलो बेटा। सर आपने एक बार बोला था कि रॉकेट का भी मास वेरिएबल होता है। वो तो दूसरी वजह से, वो तो उसके अंदर फ्यूल बर्न करता है, वेलोसिटी की वजह से वेरिएबल नहीं होता है। रॉकेट के अंदर फ्यूल रखा होता है और वो फ्यूल बर्न होता है, और बर्न होकर स्मोक के फॉर्म में बाहर निकलता है, इसलिए उसका मास डिक्रीज करता है। नॉट बिकॉज ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फ्यूल मास डिक्रीजेस ऑफ द रॉकेट, और उसकी वजह से उस पर थ्रस्ट लगता है और थ्रस्ट की वजह से वो रॉकेट ऊपर जाता है। वो अलग प्रिंसिपल है, ये अलग कॉन्सेप्ट। क्लियर? या सर। फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में आया सभी को? शुभम क्लियर है बेटा? इट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखना ये सब बातें। डाउट आएगा मुझे दोबारा पूछना, तुम्हारे लिए नया होगा और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहली बात हमने क्या पढ़ा कि चार्जेस ऑफ सेम नेचर विल रिपेल, चार्जेस ऑफ ऑपोजिट नेचर विल अट्रैक्ट, नंबर 1। नंबर 2, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज कैन बी ट्रांसफर इन इंटीग्रल नंबर्स, 1 2 3 4 5 ऐसे ट्रांसफर हो सकता है। फिर हमने डिस्कस किया कि एक कूलम चार्ज में 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। नंबर 4, मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है बट चार्ज कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इज इट क्लियर? ऑल द 4 प्रॉपर्टीज क्लियर है सबको?
Yes, sir. Super. दिया, त्रिशा, निमय, इज इट क्लियर बेटा? समझा ये पॉइंट्स? Yes. सुपर. अब देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग. मेथड ऑफ चार्जिंग, ये 4 प्रॉपर्टीज सफिशिएंट है हमारे लिए. मेथड ऑफ चार्जिंग, हमको किसी कुछ मेथड चार्ज कैसे करेंगे? मेथड ऑफ चार्जिंग क्या हो सकता है? मेथड चार्जिंग का क्या रब करने से चार्ज का ट्रांसफर होता है? फॉर बाय इफ वी रब द टू सरफेसेस, तो क्या रब करने की वजह से चार्ज का ट्रांसफर होता है? हो सकता है. होता है, बिल्कुल होता है. रबिंग से भी चार्ज का ट्रांसफर होता है ना? सो बाय रबिंग charge can be transferred. So if you rub the two surface, so due to rubbing charge can be transferred. और चार्ज को ट्रांसफर होने का क्या रीजन हो सकता है? बाय फ्रिक्शन, है ना? अच्छा, एक चीज और तुमने नोटिस किया होगा, अगर आप, यस शुभम बोलो बेटा. Sir, can you just state the 4 properties like in one sentence? Yeah. Number 1, charges of same nature repel, opposite attract. This was the first property. Charge of same nature repel, opposite nature attract. Property number 2, charge is quantized, implies charge can be transferred in integral numbers. It cannot be transferred in 1.5 fraction के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो सकता है. That is property number 2. Property number 3, for isolated system charge remains conserved. For isolated system charge remains conserved. Property number 3. Property number 4, mass depends on velocity but charge will not depend on velocity. रेस्ट में भी चार्ज उतना ही रहेगा, मूव करने के बाद भी चार्ज उतना ही रहेगा. सो मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बट चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी. सो दीज आर द 4 वेरी क्रिटिकल प्रॉपर्टीज अबाउट चार्जेस. Okay, sir. Okay, now what are the methods of charging now we are talking about? So method of charging में the first method of charging is due to rubbing. When you rub the two surfaces, the one will remove electron, and that who will remove electron will acquire positive charge, and the other who will accept electron will acquire negative charge. So due to rubbing also charge gets transferred, right? Due to rubbing also charge get transferred. One who is removing the electron will acquire plus, one who is accepting the electron will acquire minus. Am I clear properly? Is it clear properly everyone? पहला तो ये हो गया, by rubbing charge can be transferred. Number 1. Number two is due to friction. Due to friction also charge can be transferred. Due to friction also charge can be transferred, है ना? अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि विंटर सीजन में जब भी आप एक प्लास्टिक के चेयर पे बैठोगे या इफ यू रिमूव द वुलन क्लॉथ, आप देखोगे आपके बॉडी से एक स्पार्क जनरेट होता है. ऐसा कभी नोटिस किया है क्या? इन विंटर सीजन स्पेशली, अगर आप विंटर सीजन में व्हेन यू सिट ऑन द प्लास्टिक चेयर, समर में भी होता है प्लास्टिक चेयर पे, तो अगर आप चेयर पे बैठोगे तो व्हेन यू विल टच द योर हैंड विद द आर्म ऑफ द प्लास्टिक चेयर, यू विल फील अ स्पार्क ओवर देयर. होता है ऐसा? स्पार्क जनरेट होता है. Yes, sir. या कभी कभी किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट को टच कर दोगे, जैसे टीवी के स्क्रीन को अगर आप टच करोगे, अभी तो खैर वो नहीं होता एलईडी की वजह से, पहले जो स्क्रीन होते थे टीवी को, अगर आप उसको टच करोगे यू विल फील अ स्पार्क ओवर देयर. वो जो स्पार्क होता है दैट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, और वो यही होता है चार्ज टच होने की वजह से इंड्यूस करता है, राइट? सो ड्यू टू फ्रिक्शन, या फिर विंटर सीजन में व्हेन यू रिमूव द वुलन क्लॉथ, नॉट इन बॉम्बे, इन द कोल्ड प्लेसेस जब ज्यादा होता है, सो जब भी आप वो विंटर सीजन में व्हेन यू रिमूव द क्लॉथ, तो आपको क्या होगा? यू विल फील अ स्पार्क ओवर देयर. स्पार्क आपको फील होगा, और दैट स्पार्क इज आल्सो ड्यू टू दिस चार्ज का ट्रांसफर, राइट?
एक थर्ड मोड है चार्ज करने के लिए, एंड दैट इज वेरी क्रिटिकल मोड, दैट इज कॉल्ड बाय इंडक्शन. सो चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो ये दो तो मोड है जिसमें आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा. रबिंग के लिए भी आपको दो सरफेस को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, फ्रिक्शन के लिए भी आपको दो सरफेस को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा. सो ये जो दोनों मोड है हीट ट्रांसफर का, बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन, फॉर दीज टू मोड्स यू रिक्वायर अ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस. आपको दो सरफेस के बीच में फिजिकल कांटेक्ट चाहिए फॉर रबिंग एंड फॉर फ्रिक्शन, तभी चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है. अगर आप दो सरफेस के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखोगे तो चार्ज का ट्रांसफर इन दोनों मोड से तो नहीं होगा, है ना. जो तीसरा मोड है बाय इंडक्शन, इस मोड के लिए आपको कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, बगैर कांटेक्ट की आपका काम चल जाएगा. कैसे? जस्ट सी. मान लो कि मैं एक न्यूट्रल सरफेस रखता हूं, यहां पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, न्यूट्रल है. एक मिनट, ये बात सबको समझ में आ रहा है क्या कि इन दोनों के लिए मुझे फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत है, बगैर फिजिकल कांटेक्ट के काम नहीं चलेगा, ड्यू टू रबिंग एंड ड्यू टू फ्रिक्शन. ओके. इंडक्शन में क्या करते बेटा, समझिए. ये मेरा ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है. इसी तरह अगर ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो क्या इसके पास चार्ज नहीं है कि नेट चार्ज नहीं है? चार्ज है बट नेट चार्ज will be 0. सुपर. अब मैं क्या करता हूं कि इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के सामने आई एम प्लेसिंग अ पॉजिटिव चार्ज हियर. इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के सामने मैं एक पॉजिटिव चार्ज को रखता हूं. और चार्ज भी 0 हो सकता है ना. चार्ज बगैर चार्ज के मास होगा ही नहीं. अगर मास है तो चार्ज होगा ही होगा. वी कांट सेपरेट मास एंड चार्ज, क्योंकि सोचो हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ही बने हैं. हमारा मास कैसे बना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ही बना है, उसके ऊपर ही चार्ज है. सो बगैर चार्ज के मास हो ही नहीं सकता. एग्रीड? यस सर. सुपर. एंड गुड क्वेश्चन बाय द वे. अब देखो, ये ऑब्जेक्ट मेरा न्यूट्रल है, इसके बाजू में मैंने प्लस चार्ज रखा है. अब भाई इसमें तो माइनस चार्ज भी होगा और प्लस चार्ज भी होगा, दोनों होगा, और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. दोनों होगा या नहीं? माइनस चार्ज और प्लस चार्ज सब क्या होगा? रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. अब जैसे ही हम इसके बाजू में, इसके सामने, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के जैसे ही हम सामने एक पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज अब क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज अब क्या करेगा? इसमें से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने लगेगा, अपनी तरफ खींचने लगेगा. पुल करेगा क्या नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ? अगर ये हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के सामने इस पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर देंगे, सो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के सामने पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करने की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा. कभी हमने पढ़ा था, अनलाइक नेचर का चार्ज अट्रैक्ट करता है, लाइक नेचर का चार्ज रिपेल करता है. सो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां से नेगेटिव चार्ज को खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. तो क्या इसकी वजह से इधर वाले सरफेस पे क्या नेगेटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट करेगा? इधर वाले सरफेस पे क्या नेगेटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट करेगा? क्योंकि इसमें ने नेगेटिव चार्ज को खींच लिया ड्यू टू अट्रैक्शन, और पॉजिटिव चार्ज को इसने रिपेल कर दिया. सो रिपेल करने की वजह से क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट करेगा? होगा ऐसा या नहीं? ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, बस इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को मैंने चार्ज के सामने रख दिया है. सो अगर मैं इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज के सामने रखता हूं तो ये चार्ज इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज इस बाजू में एक्यूमुलेट होने लगेगा और पॉजिटिव चार्ज इस बाजू में एक्यूमुलेट होने लगेगा. हाँ या ना? होगा ऐसा? यस और नो? Yes sir. अब मुझे बताओ, क्या इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के सामने एक पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से क्या इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे चार्ज का के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या नहीं? हुआ या नहीं डिस्ट्रीब्यूशन? हुआ. और ये जो हुआ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड इंडक्शन. हालांकि बाद में हम इसको अर्थ से कनेक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं,
but that's okay. बट मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के सामने किसी पॉजिटिव चार्ज को रखूं, तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और एक सरफेस इसका नेगेटिवली चार्ज एंड द सेकेंड सरफेस इसका पॉजिटिवली चार्ज हुआ या नहीं? यस और नो? दिस मेथड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड इंडक्शन. इज इट क्लियर? इशिता, शुभम, नाइशा, क्लियर है सबको ये पॉइंट? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को एक एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज में रखने की वजह से चार्ज दोनों सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया. एक सरफेस पे माइनस चार्ज हो गया, दूसरे सरफेस पे प्लस चार्ज हो गया. ये जो मेथड होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन प्रिंसिपल. एम आई क्लियर? Am I clear? Yes. Okay. अब मुझे एक बात बताओ, इंडक्शन जो मोड ऑफ चार्जिंग है, क्या इसके लिए कांटेक्ट करने की जरूरत है दो सरफेस के बीच में? No. नो. तो ये इसका खासियत है, नो फिजिकल कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड. नो फिजिकल कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड. अच्छा, जब ये इंडक्शन हुआ है यहाँ पे, तो इंडक्शन में क्या यहाँ से चार्ज फ्लो करके आ रहा है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? सिर्फ इंडक्शन में क्या हो रहा है, चार्ज बाहर से इसके ऊपर आ गया कि इस इधर वाला ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है? बोलो. इसी इंडक्शन के मोड में क्या बाहर से चार्ज बेटा सप्लाई होके आया है कि अंदर वाला चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट किया है सिर्फ? अंदर वाला ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ठीक है, इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस. डिस्ट्रीब्यूशन of charge takes place. सर फ्रिक्शन से कैसे होता है, आप एक बार वापस समझाओ. हाँ देखो ना, रबिंग होगा, तो रबिंग होने की वजह से ड्यू टू फ्रिक्शन रब किया, या रोड पे टायर गाड़ी चल रहा है वहां पे भी स्पार्क होता है. अभी तो या एक टेक्नोलॉजी आया नया, अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा कभी तो, कि जब वो फ्लाइट लैंड होता है ना, तो लैंड होने की वजह से जब लैंड होता है उस समय जो टायर होता है फ्लाइट प्लेन का और जो रनवे होता है उसके बीच में इतना हेवी अमाउंट में फ्रिक्शन जनरेट होता है कि वहां से बहुत ह्यूज अमाउंट में करंट जनरेट होता है ड्यू टू फ्रिक्शन. और उस करंट को भी हम स्टोर करके चार्जिंग करते हैं. तो अभी ये टेक्नोलॉजी भी कहीं कहीं यूज में आ रहा है ना. सो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब वो टायर रोटेट करेगा तो टायर जब रोड के साथ रब फ्रिक्शन होगा वहां पे, उस फ्रिक्शन की वजह से भी चार्ज का ट्रांसफर होगा. Am I clear? सर तो रबिंग फ्रिक्शन की वजह से ही होता है ना. हाँ वो भी बोल सकते हो, अगर आप चाहो तो दोनों पॉइंट्स को क्लब कर सकते हो. बिल्कुल, रबिंग फ्रिक्शन एक ही चीज है. क्लियर? या
आगे करें डिस्कस, हो गया यहाँ तक बेटा? हाँ सर। देखिए अब पहला टॉपिक, एक्चुअली टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके पहले इतना कहानी था जो हमें जानना जरूरी था। नाउ गो टू कुलम्स लॉ। ये लॉ है, रिसर्च के बेसिस पे आया है, कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ क्या कहता है समझेंगे इसके बारे में। कुलम्स लॉ सेज दैट कि भाई अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q1 कूलम का, सो वी आर हैविंग अ चार्ज पार्टिकल हियर ऑफ Q1 कूलम, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q2 कूलम का। सो मुझे बताओ ये जो चार्ज पार्टिकल है Q1 कूलम का और Q2 कूलम का, लेट्स से कि दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और इसका जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो R है। सो ये Q1 कूलम का और ये Q2 कूलम का जो चार्ज है वो एक दूसरे पे क्या लगाएगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा कि रिपल्सन का फोर्स लगाएगा? रिपल्शन। रिपल्सन। तो कुलम्स ने क्या बोला कि जितना फोर्स ये इस पे लगाता है उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाता है, दोनों पे फोर्स सेम होता है। सो कुलम्स ने बोला कि जो ये रिपल्सन का फोर्स होता है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट? सो दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, सो पॉइंट क्या कहता है कि ये जो Q1 कूलम का और ये Q2 कूलम का चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच में जो रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के चार्ज के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इसको क्लब कर दूं तो क्या मुझे मिलेगा? दिस इज इक्वल टू Q1 बाय Q2 ओवर R स्क्वायर मिलेगा। ये न्यूटन्स ने कहा, कुलम्स ने कहा था। कुलम सेड कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर आप ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करोगे तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? विल आई हैव टू ऐड अ कांस्टेंट। सो कुलम्स ने जो कांस्टेंट दिया था k इनटू, हालांकि कुलम्स ने कांस्टेंट c मान लो Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। हालांकि बहुत जगह बुक में k लिखा होता है फॉर दिस कांस्टेंट, लेकिन एक और k होगा तो उसकी वजह से आप कंफ्यूज कर जाओगे, तो मैंने इसे c लिख दिया। ये मेरा एक कांस्टेंट होता है, राइट? ये कुलम्स का लॉ था, F इज इक्वल टू C Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। एक्चुअली अगर आप एयर के लिए बात करोगे या वैक्यूम के लिए, तो C के जगह पे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ये होता है कुलम्स लॉ। ये 4 पाई इज अ कांस्टेंट टर्म। क्यों होता है मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, कंफ्यूज होगा तुम लोग। सो अगर मैं ये 4 पाई के बारे में एक्सप्लेन करने जाऊं, सो यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा फिलहाल। सो दिस 4 पाई इज अ कांस्टेंट। और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा, ये एयर का प्रॉपर्टी है। अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो एप्सिलॉन नॉट चेंज होगा। इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, समझ में आ रहा है? सो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R square is the force between two charges when the charges are placed in air। तो जब आप ये दोनों चार्ज को एयर में प्लेस करोगे Q1 और Q2 को, सो ये दोनों चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R square। Am I clear? This epsilon naught is called permittivity of free space। इसका एक्सप्लेनेशन होता है लेकिन मैं अभी नहीं दूंगा, आप कंफ्यूज करोगे, बाद में आई विल एक्सप्लेन। ये एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,
और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. सो ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर. राइट. और ये जो टर्म होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा टर्म. So, इसका वैल्यू होता है फाइनली 9 इंटू 10⁻⁹. सो मेरा सजेशन होगा आप ये दोनों डॉक्टर्स को याद रखें, याद हो जाएगा, डोंट वरी. ठीक है. so, अगर आप दो चार्जेस को एयर में रखते हो तो आपका फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा 9 इंटू 10⁹9. Sir, so the Coulomb's law is, which is there, it is derived in the same way in which Newton's law of gravitation is derived, right? It's actually the same. Okay. And there it is for mass. और वहां पे फॉर्मूला क्या होता है, F is equal to G m1 into m2 by r square, where G is the universal gravitation constant. But यहाँ पे होता है 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by r square. Am I clear? Yes, sir. अच्छा, दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है. ग्रेविटेशन का फोर्स, आज का लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव था, ध्यान से सब कुछ देखना दोबारा रिकॉर्डिंग को. ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम. अगर आप दो मास को एयर में रखोगे तभी भी उतना ही फोर्स लगेगा, और अगर आप दो मास को पानी में डाल के रखोगे तभी भी उतना ही फोर्स लगेगा. दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो ग्रेविटेशन का फोर्स मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है. Whether you are placing the mass in air, you will have the same force, or you are placing that in water, you will experience the same force. That is not going to change, right? But electrostatic force, that is the force between the charges, is medium dependent. If I'll change the medium between these two charges, the force will change, which was not the case for gravitational force. Am I clear? If you want, you can write a note of this. Gravitational force is medium independent. Implies if we are changing the medium, gravitational force will not change, whereas electrostatic force is medium dependent. Implies if we are changing the medium, gravitational force will change. Am I clear what I said? सर पर ऐसा बोलते हैं ना कि स्पेस में वैक्यूम होता है इसलिए ग्रेविटी फील नहीं होती. जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहां पे नेट ग्रेविटेशनल इंपैक्ट खत्म हो, क्योंकि भाई किसी का मान लो एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है तो वो उसका फील्ड हो गया. जो टीचर इस क्लास में पढ़ा रहा है, क्या उसका इंपैक्ट सेकंड क्लास में भी रहेगा कि सेम क्लास में ही रहेगा? सेकंड क्लास में तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं है ना. तो वो जो सेकंड क्लास है वो इस टीचर के फील्ड के बाहर है, तो इस टीचर का वहां इंपैक्ट नहीं है. सेम थिंग इज देयर. जब हम स्पेस में जाते हैं तो हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल गए, तो अर्थ के ग्रेविटेशन का वहां इंपैक्ट ही नहीं है. Am I clear what I said? उसका वैक्यूम से कोई लेना देना नहीं है. कोई लेना देना नहीं. वैक्यूम में अगर आप दो मास को रखोगे तो उन दोनों मास के बीच में उतना ही फोर्स लगेगा. हाँ, अर्थ की वजह से वहां ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि अर्थ के स्पेस से हम बाहर, ग्रेविटेशन से हम बाहर ही निकल गए, फील्ड से बाहर निकल गए. Is it clear? Yes. Okay. Sir, I got disconnected. Can you explain from after the constant part? Which one? Constant? After C constant. C is a constant term, and for air and vacuum, this constant was 1/4 pi epsilon naught. I'm not explaining कि आया कहाँ से. So I'll write this. एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ उसको जो मैंने लिखा था.
Q1 कूलम का चार्ज, Q2 कूलम का चार्ज, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, इस दोनों के बीच में फोर्स लग गया F. सो फोर्स कितना होता है बेटा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ? 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by r square. This was the electrostatic force between the two charges, है ना? Rishi, I am not explaining the reason from where we got 1/4 pi epsilon naught. फिलहाल आप मेरी बात मान के चलो, मैं बाद में I'll try to explain, क्योंकि अभी अगर explain करूंगा तो आप confuse हो जाओगे. So this is a constant C which is 1/4 pi epsilon naught, and this is used for air and vacuum. Air या vacuum के लिए हम use करते हैं. ये जो epsilon naught होता है, this epsilon naught is called permittivity of free space, है ना? जो epsilon naught है बेटा, इस epsilon naught को बोलते हैं permittivity of free space, और ये epsilon naught का वैल्यू होता है 8.85 into 10 raised to power minus of 12 coulomb square by Newton meter square. This is the value of epsilon naught. Sir, what is permittivity? Permittivity is a constant term. I'll explain this, don't worry. ये permittivity is the electrical property of the medium. Permittivity एक electrical property है उस given medium का. अगर हम medium change करेंगे तो उसका electrical property change करेगा, therefore epsilon will change, right? So epsilon naught here is basically the electrical property of that given medium. उस given medium का वो electrical property है. Agreed? और ये जो टर्म होता है बेटा 1/4 pi epsilon naught, this 1/4 pi epsilon naught is nothing but that is equal to 9 into 10 raised to power 9. ये इसका वैल्यू है. माय सजेशन विल बी टू रिमेंबर दिस, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. इज इट क्लियर? अच्छा, एक और बात. नाइस रिसर्च, समझा बेटा ये पॉइंट? सर ये एप्सिलॉन नॉट बस एयर और वैक्यूम के लिए ये वैल्यू है? हाँ, और वैक्यूम के लिए. बाकी मीडियम के लिए दैट विल चेंज. तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बाकी मीडियम के लिए चेंज करेगा अकॉर्डिंग. एग्रीड? क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? यस. ओके. अच्छा, मैंने क्या बोला अभी कि ग्रेविटेशन का फोर्स जो होता है दैट इज मीडियम इंडिपेंडेंट. अगर हम मीडियम चेंज करेंगे तो ग्रेविटेशन का फोर्स चेंज करेगा, सेम रहेगा. मीडियम इंडिपेंडेंट है. whereas electrostatic force is a medium dependent force. मतलब अगर आप मीडियम को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज हो जाएगा. if you want you can make a note of this. राइट? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं gravitational force is medium independent force, whereas force is medium dependent force. So if I'll be changing the medium, in that case electrostatic force will change. इसी तरह समझ में आया? हाँ सर. ओके. Yes, sir. हाँ, नाइसा, जो तुम मुझसे पूछ रहे थे ना स्पेस में जाने के लिए, अगर आप अर्थ के सरफेस पे अगर आपका वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाए, कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, देन यू विल बी स्केपिंग फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. तो अब आप
तब आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाओ, मतलब विल गो टू द स्पेस। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में इससे मुझे थोड़ा ज्यादा स्पीड चाहिए, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ विदाउट टेकिंग एयर रेजिस्टेंस इनटू काउंट बता रहा हूँ। सो अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को काउंट में नहीं लेता हूँ तो मुझे अर्थ के सरफेस पे कम से कम स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड चाहिए, तब जाके मैं स्पेस में जाऊंगा, आराम से अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाऊंगा, राइट। लेकिन अगर आप एयर रेजिस्टेंस को काउंट में लोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा स्पीड चाहिए। Is it clear? 11.2 kilometer per second. Yeah, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में सोचो साउंड के स्पीड से कितना ज्यादा। 1 सेकेंड में यू नीड टू हैव 11.2 किलोमीटर डिस्टेंस। 1 सेकेंड में आपको इतना चलना पड़ेगा टू मूव अवे फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये भी मैं तब बता रहा हूं जब मैंने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया है। अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को काउंट में ले लूं तो मुझे स्पीड 11.2 किलोमीटर से और ज्यादा चाहिए, कम नहीं। Is it clear? Yeah, sir. Great. Diya, Naisha, Vishay, इशिता, शुभम, त्रिशा, मैं क्लियर है बेटा सबको पॉइंट ये? हाँ Yes, sir. Yes. We'll do a question based on this. आज का लेक्चर, अब इसमें मैंने बहुत कुछ बताना है। कूलम्स लॉ में ये सेंट्रल फोर्स होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है बेटा? कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है, नहीं करेगा। इसलिए इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। चलो लेट्स हैव अ क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक चार्ज है +2 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, और यहाँ पे चार्ज है +4 माइक्रोकूलम का। ये इसका मतलब है माइक्रोकूलम है, ध्यान रखना। हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, फाइंड द फोर्स। फाइंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। माइक्रोन के लिए भी सेम सिंबल यूज है। हाँ, माइक्रो रिपल्सन बिटवीन देम। मैं एक दो क्वेश्चंस कर लो, फिर इसका प्रॉपर्टी एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कूलम्स फोर्स का। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, बेटा ध्यान रखना। So we have to consider that the particles are in air. Yeah, that you have to consider. We'll deal with air only. चलो करें। हाँ सर। इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा बेटा? दिस फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 over R square. Now this force will be equal to, now what is the value of 1/4πε0?
इज इट 9 into 10 raised to power 9 into Q1 कितना है 2 into 10 raised to power minus 6 into 4 into 10 raised to power minus 6 by 2 का स्क्वायर will be 4. डाटा बहुत इजी रखा था मैंने इंटेंशनली. F is equal to कितना हो जाएगा 18 into 10 raised to power minus 9 into 10 raised to power minus of 12, right? So solving this further, F will be equal to 18 into 10 raised to power minus 9 of minus 12. So this implies F will be 18 into 10 raised to power of minus 3. F will be equal to 0.018 Newton. Am I clear? समझा बेटा पॉइंट सभी को? हाँ सर. ठीक. अब देखिए आगे और डिस्कस करते हैं. So 1 second, can you wait? Done. प्रोसीड फॉरवर्ड, आगे बढ़े. Yes. तो माइक्रो का कोई यूनिट होता है? माइक्रो बोला ना, माइक्रो कूलम. माइक्रो का यूनिट कुछ नहीं होता. माइक्रो कूलम, Okay. माइक्रोमीटर, राइट. अच्छा, ये जो हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्बिक फोर्स, ये जो कूलम्बिक फोर्स पढ़ा उसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. सो विल टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब फोर्स. है ना. सो कूलम्ब फोर्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. कूलम्ब फोर्स के बारे में. सो इसका जो पहला प्रॉपर्टी है, लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास चार्ज था Q1 कूलम्ब का और ये जो चार्ज था Q2 कूलम्ब का. तो ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, सेकंड पे फोर्स लगा पहले की वजह से, और ये जो फोर्स है वो 1 पे लगेगा 2 की वजह से. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. सो कूलम्ब्स ने क्या कहा कि ये जो फोर्स होगा दोनों, पहला जो इसका प्रॉपर्टी था नंबर 1, दैट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड will be equal to force on 1 due to 2 का मैग्नीट्यूड. मतलब जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगा. सो दोनों एक दूसरे पे सेम अमाउंट में फोर्स लगाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, बट दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, सेम की ऑपोजिट. ये जो दोनों ऑपोजिट. ये कूलम्ब्स का था स्टेटमेंट कि दैट ये चार्ज इस पे डिपेंड नहीं करता कि ये 2 कूलम का या 10 कूलम का. जितना फोर्स ये 2 कूलम वाला 10 कूलम पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये 10 कूलम वाला भी 2 कूलम पे लगाएगा. सो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे सेम अमाउंट में फोर्स लगाएंगे मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट. एम आई क्लियर? ये फर्स्ट स्टेटमेंट था कूलम्स का. समझा बेटा सबको ये पॉइंट? सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी सेम एज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इन मैग्नीट्यूड. अब देखो सेकंड जो पॉइंट था बोला उसने कूलम्स ने कि ये जो फोर्स लगता है दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर. फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर. अच्छा मुझे बताओ बेटा, अगर ये फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव है तो इस पे जो वर्क डन होगा ये वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होगा कि पाथ से इंडिपेंडेंट होगा? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
हाँ इज कंजर्वेटिव है, मतलब यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ दैट इज वर्क डन is path independent. Am I clear? So So I पहली बात, didn't get the first property. What is- हाँ first property I said कि the amount of force exerted by first charge on the second charge will be same in magnitude as the force exerted by second charge on the first charge. जितना ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे इस केस में जितना 2 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा जो कि ये था, उतना ही फोर्स 4 माइक्रोकूलम का चार्ज भी इस पे लगाएगा, और ये जो दोनों फोर्स होगा इसका वैल्यू 0.018 न्यूटन के बराबर होगा। फर्क नहीं पड़ता कि इसके पास चार्ज कम इसके पास ज्यादा है तो ये अलग नहीं, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगा। सो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन ऑफ कोर्स ऑपोजिट है, एक राइट में लग रहा है तो एक लेफ्ट में लग रहा होगा। Am I clear? Yes. Okay. So पहला पॉइंट था कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, नंबर 1। नंबर 2, फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट इज वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अच्छा ये जो फोर्स लग रहा है बेटा ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? इज इट एक्शन रिएक्शन पेयर? न्यूटन का थर्ड लॉ, for every action there is equal but opposite reaction, so equal action opposite reaction, so is it an action reaction pair? Yeah. Okay, so we can say electrostatic force forms action reaction pair। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है। Am I clear? समझ में? 2-3 प्रॉपर्टीज, जितना फोर्स पहले वाला चार्ज दूसरे पे लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरा वाला चार्ज पहले पे लगाएगा, विल हैव सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कोर्स। दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स होने का मतलब क्या है कि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल एंड ऑपोजिट। Am I clear everyone? सीता, नाइसा, शुभम, त्रिशा, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Okay, great. तीसरा पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ सेंट्रल फोर्स। जो फोर्थ पॉइंट है वो और इंपॉर्टेंट है, दैट सेज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक force is a central force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। What does it mean? It means that this force acts between the two centers. For example, मान लो अगर एक मेरे पास इधर स्फीयर है, they are having one sphere here and the second sphere here, तो इस दोनों स्फीयर पे जो फोर्स लगेगा ये इन दोनों स्फीयर के सेंटर के अलोंग लगेगा। ये जो फोर्स लगेगा ना वो इन दोनों स्फीयर के सेंटर के अलोंग लगेगा, एंड दैट्स व्हाई it is called central force, right? So electrostatic force is basically a central force, implies it acts between the centers of two objects। देखिए, electrostatic force is a central force that is, it will act along center of two objects। ये दो ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में। समझ में आया सभी को? ऋषभ समझा बेटा ये पॉइंट्स? हाँ, sir. Sir, हाँ बोलो।
Can you explain from the second point again? I was connecting my internet. It's a bit lagging. Okay, fine, no problem. I said बेटा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होने का मतलब क्या है कि जो वर्क डन होगा that will be path independent. It will only depends on initial point and final point. तो ये जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में। नंबर 1 क्लियर। कंजर्वेटिव आपको पहले मैं बता चुका हूँ। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट व्हिच आई सेड इज इट्स एक्शन रिएक्शन पेयर। न्यूटन्स का थर्ड लॉ याद करो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, जितना फोर्स पहले वाला चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा रहा है उतना ही फोर्स सेकंड चार्ज फर्स्ट पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स। So the force applied by first charge on the second charge is same in magnitude as the force applied by second charge on the first charge. So दोनों forces का magnitude same है, but they are having opposite direction. So obviously बात है कि action reaction pair form कर रहा है, right इशिता? Yes. So second was it's a conservative in nature, मतलब work done path independent है. Third was it's a action reaction pair equal and opposite, सेम मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट डायरेक्शन का। ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? सेंट्रल। सेंट्रल फोर्स होने का मतलब क्या है कि दिस विल एक्ट बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। देखो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में लगा है, ऐसे नहीं लगेगा एक ऊपर और एक नीचे, ऐसा नहीं लगेगा। इट्स सेंट्रल, विल एक्ट अलोंग द सेंटर। समझे बेटा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। मैं क्रिटिकल पॉइंट को मार्क कर देता हूँ। ये सेंट्रल फोर्स ध्यान रहना चाहिए। दिस एक्ट्स बिटवीन द सेंटर, इट्स एक्शन रिएक्शन पेयर और इज कंजर्वेटिव इन नेचर। एक्शन रिएक्शन तो है ही, उसके साथ साथ ये कंजर्वेटिव भी है नेचर। ओके, एम आई क्लियर? समझ में आया सभी को पॉइंट है ढंग से? So 1 second, can you wait on the slide? Yeah. Shubham, Rishay, Naisa, is it clear to all three of you? Yes, sir. Yeah, It's sir. clear. Done. ठीक, क्लियर हो गया ना सबको पॉइंट यहाँ तक? क्लियर एवरीवन? ठीक है बेटा, विल वाइंड अप फॉर टुडे। अगले लेक्चर में और आगे डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर क्लियर है सबको प्रॉपर्ली? Yes. ओके, ठीक है, विल वाइंड अप फॉर द डे, विल डिस्कस टुमारो इन कमिंग लेक्चर। Sir, हाँ बेटा। when will we do combination of SHM? इज इट ओके इफ वी हैव टुमारो? कल करेंगे, चलेगा? इशिता? Yes, sir. ओके, सो टुमारो यू एक बार मुझे रिमाइंड करा देना, मैं भूल जाऊंगा एक्चुअली। मुझे रिमाइंड Yes, करा sir. देना, टुमारो विल हैव अ लेक्चर। Yes. फाइन। Sir, tomorrow you have a class? No, it will be on Sunday. She is having an extra session because she has missed that part, no? Combination of SHM. Okay. We'll wind up for today. We'll meet. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye.